हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श पांडे। आज हम आपसे बात करेंगे नए के बारे में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल जानकारी। जो नेम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसमें 120 कंट्रीज शामिल हैं। उसके बाद इसमें जो 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज शामिल हैं, और इसमें जो हेडक्वार्टर है जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसमें जो गवर्निंग काउंसिल है उसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है निकोलस मादुरो। उसके अलावा इसमें जो फर्स्ट समिट हुई थी 1961 में, जिसमें 25 कंट्रीज शामिल थे उस समय, तो उसमें जो फर्स्ट समिट हुई थी वो बेलग्रेड में हुई थी। और अभी जो हालिया 2016 में जो समिट हुई है 17वें नंबर की, ये वेनेजुएला के एक शहर में हुई है। तो ये फैक्चुअल कुछ जानकारी है। और 1961 में बेलग्रेड में इसको जो है स्थापित किया गया था, इस नेम को। तो ये देखते हैं कि नेम की स्थापना कैसे हुई। एक्चुअली क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कई सारी कंट्रीज जो हैं वो आज़ाद होनी शुरू हुई 1945 के बाद। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इन आज़ादी के बाद भी एक बहुत बड़ी घटना जो है वो हुई कि हमारा जो वर्ल्ड था वो दो पोल में, यानी ईस्टर्न पोल और वेस्टर्न पोल में वो डिवाइड होने लगा। और ईस्टर्न साइड जो था उसमें यूएसएसआर के पास जो है मेन पावर था, यानी वो लीड कर रहा था। और वेस्टर्न साइड को जो है वो यूएसए लीड कर रहा था, यानी मेन लीडर जो था यूएसए था। यानी वर्ल्ड जो है यूएसए और यूएसएसआर के पोल में बट गया, और इन दोनों के बीच में जो है वो कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। परंतु जो देश आज़ाद हुए थे, अभी वो हालिया में आज़ाद हुए थे, और वो अपनी संप्रभुता को बचाए रखना चाहते थे, जो उन्हें संप्रभुता प्राप्त हुई थी। और वो इंटरनेशनल पे जो है वर्ल्ड लेवल पे शांति चाहते थे। इसलिए वो चाहते थे कि वो किसी भी गुट में ना जाएं, ना ही वो यूएसएसआर के और यूएसए किसी के भी गुट में ना जाएं, ना ही किसी के विरुद्ध में जाएं। तो हुआ क्या कि 1955 में इंडोनेशिया और अफ्रीका के जो नए नए देश थे, 1955 के बाद अफ्रीका के जो नए नए देश आज़ाद हुए थे, इंडोनेशिया था उसमें, और भारत, और उसमें एशिया के कुछ देश शामिल थे। इन्होंने क्या है मिलकर एक टर्म दिया, जो नेम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उस टर्म को दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1953 में वी.के. कृष्णा मेनन साहब ने यूनाइटेड नेशन में जाके नेम को जो है वो डिफाइन किया, आखिर नेम का मतलब क्या है। और इस नेम को जो 1961 में स्थापित किया गया उस समय बेलग्रेड में, तो इसमें जो 5 लीडर मेन थे, जो मेन लीडर 5 थे, उसमें शामिल थे हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, फिर इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, सेकंड प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के। उसके अलावा घाना के प्रेसिडेंट थे, यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे। तो ये 5 लीडर जो थे वो मेन थे इस नेम के। उसके अलावा 20 कंट्रीज और थे, यानी 25 कंट्रीज में 5 मेन लीडर ये थे और 20 कंट्रीज और थे। उसके अलावा क्या था कि उस समय आज़ादी के बाद 1955 के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इंडिया और चाइना के उस समय फ्रेंडशिप ट्रीटी चल रही थी। तो उस समय क्या था कि हमारे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इंडिया चाइना रिलेशन के लिए 5 पिलर्स दिए, जिसमें क्या था कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर इन टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की बात की गई थी। दूसरा पॉइंट था उसमें म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स। उसके अलावा इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट था। उसके अलावा पीसफुल को एक्सिस्टेंस, ये 5 पॉइंट्स उसमें थे। तो इस 5 पॉइंट को मिलाकर जवाहरलाल नेहरू का पंचशील एग्रीमेंट कहा गया इसको। तो क्या था कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो कंट्रीज थे, नेम के कंट्रीज जो थे, उनका भी जो पर्पस था वो भी चाहते थे कि सॉवरेनिटी उनकी बनी रहे। उसके अलावा उनके डोमेस्टिक अफेयर में कोई इंटरफेयर ना करे। उसके अलावा पीस शांति बनी रहे इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। तो उन्होंने इस पंचशील एग्रीमेंट को जो है उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या है कि जो ये पंचशील एग्रीमेंट था, ये 5 प्रिंसिपल बन गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का ये जो है 5 प्रिंसिपल बन गया। और क्या था कि जो हमारा नेम है, ये इसमें जो कंट्रीज शामिल हैं, जो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यानी जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यानी डेवलपिंग जो कंट्री है वो शामिल है। क्योंकि आज़ादी के बाद ही जो 1955 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही जो कंट्रीज शामिल हुए इसमें, बहुत छोटे छोटे वो कंट्रीज थे, यानी अभी उनकी संप्रभुता अच्छे से हुई नहीं थी, और उनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सही नहीं थी, तो इसलिए वो डेवलपिंग कंट्री थे। और इस प्लेटफॉर्म का जो ये फोरम है नेम, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे IMF, WTO, इन सब के पास जो है अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए
यह नेम बहुत इंपॉर्टेंट था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि 1992 में जकार्ता समिट हुआ 1992 में, और कोल्ड वार ख़त्म होने करने के लिए जो है नेम सक्सेसफुल हो गई। और नेम कंट्री चाहते थे कि जो जितनी भी सारी कंट्री हैं, हर कंट्री हर तरह की जो न्यूक्लियर वेपन है वो ख़त्म कर दे। उसके अलावा जो नेम ये नेम जो चाहता था 1992 के बाद जकार्ता समिट के बाद कि जो जितनी सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्री है जो न्यूक्लियर वेपन बना चुके, वो उसको ख़त्म करें, कहीं ना कहीं उसको समाप्त करें। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो एक ग्रुप है G77, जी का मतलब होता है ग्रुप 77। तो G77 जो ग्रुप है उसमें मोस्टली जो है वो नेम कंट्री शामिल हैं, और इनका जो एम है वो है कि यूनाइटेड नेशन फोरम और वर्ल्ड फोरम में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को है बढ़ाया जाए, और यही इंटरेस्ट जो है वो नेम का भी है। यानी G77 देशों का जो एम है वो एम जो है वो नेम का है। इस तरह देखा जाए तो G77 की तरह नेम भी रिलेवेंट है। और इसको अगर दूसरे तरह में देखा जाए कि जो नेम था वो 1961 में इसमें 25 स्टेट शामिल थे, और आज देखा जाए तो लगभग 120 कंट्रीज जो है स्टेट शामिल हैं। तो इस हिसाब से अगर मेंबरशिप बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं रेलिवेंट भी ये हो रहा है, इसकी रेलिवेंट जो है वो भी बढ़ी है। और इसको अगर इसकी ज़रूरत देखा जाए नेम का, तो उसमें क्या है कि जो ह्यूमैनिटी है उसको प्रमोट करने के लिए भी इसकी ज़रूरत है। उसके अलावा न्यू कोलिज्म जो आ रहा है उसके लिए भी, उसको फेस करने के लिए भी इसकी ज़रूरत है। और पॉवर्टी जो डिजीज़ हैं अर्थ पे, उसके अलावा हंगर वार, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो नेम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, उसकी रिलेवेंट बढ़ जाती है। उसके अलावा इसको जो नेम को जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जो हमारा वर्ल्ड है वो बाईपोलर से जो है यूनिपोलर यानी एक ध्रुवी हो गया है। पर अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले हालिया में आपने देखा कि सीरिया में जो है बमबारी की गई थी, यूएसए और रशिया के बीच में कहीं ना कहीं इंडायरेक्ट रूप में युद्ध चल रहा है, और क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि बाईपोलर से यूनिपोलर हो गया है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाईपोलर अभी भी बना हुआ है, कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए अपनी बातों को इंटरनेशनल फोरम पर पहुंचाने के लिए ये नेम की ज़रूरत जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। और अगर प्रोग्रेसिव एजेंडा देखा जाए इस नेम का, तो क्या है कि इसमें फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया है इसकी जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो इसके फंडामेंटल वैल्यूज़ को जो है वो उसको देखा जाए ध्यान से, उसको प्रोग्रेसिव किया जाए। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स को भी ध्यान में रखा जाए। उसके अलावा मल्टी कल्चरलिज्म को भी ध्यान में रखा जाए, और ये इसके प्रोग्रेसिव एजेंडा होना चाहिए इस नेम के। उसके अलावा इनका जो मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि नेम जो है उसमें विश्व की 55% आबादी यानी पूरे वर्ल्ड की 55% आबादी यानी आधे से ज़्यादा आबादी इसमें शामिल है नेम में। तो इनका फोकस भी होना चाहिए, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री हैं, इनमें कहीं ना कहीं पॉवर्टी वगैरह चीज़ें बनी हुई हैं। तो इनको मेन फोकस जो करना चाहिए, इनको फोकस करना चाहिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे, हेल्थ कंसर्न स्पेशली जो एड्स वगैरह जैसी बीमारियाँ हैं इन सब चीज़ों पे इनको ध्यान देना चाहिए। ड्रग ट्रैफिकिंग पे ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा फूड क्राइसिस, एम्प्लॉयमेंट पे इनको ध्यान देना चाहिए। उनके अलावा जो पॉवर्टी बढ़ रही है, राइजिंग है, इसको उस पर इनको अंकुश लगाना चाहिए। उसके अलावा जितने भी प्रकार के आतंकवाद उग्रवाद हैं उन पर भी इनको उनसे भी उनको फाइट करना चाहिए, इन कंट्रीज़ को, नेम कंट्रीज़ को। इसके अलावा इसमें जो जेनोफोबिया है, एथनिक नेशनलिज्म है, यानी जो मतलब नस्लवाद जो नेशनलिज्म है, उसके अलावा रिलीजियन वार जो है, जो धार्मिक वार होते हैं, इन सब चीज़ों पे इनको अंकुश लगाना चाहिए इन कंट्रीज़ को। इस पर मेन फोकस इनका इसी पे होना चाहिए। इसलिए अगर देखा जाए तो नेम कंट्री जो है, नेम जो प्लेटफॉर्म है यानी नॉन एलिमेंट मूवमेंट जो है वो निरपेक्ष आंदोलन, ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट अभी भी है। क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि रिलेवेंट नहीं है, तो ये रिलेवेंट है अभी भी इन चीज़ों को देखो, क्योंकि मेंबरशिप बढ़ा है और ये सारी चीज़ें अभी भी हो रही हैं। बाईपोलरिटी अभी भी कहीं ना कहीं है ये वर्ड, तो इसलिए नेम का इम्पोर्टेंस जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये था नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी, और इसके अलावा कुछ और ख़ास बचा नहीं है। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस।